IND24 की खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते की सारी सियासी फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और आपको दिखाते हैं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामे। कमलनाथ नहीं तो कौन? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमपी कांग्रेस 2023 के सियासी समर में एकजुटता के साथ उतरने का दावा कर रही है, लेकिन यही एकजुटता कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर नहीं दिख रही। सीएम फेस को लेकर एक बार फिर बहस तब छिड़ी जब प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा पार्टी तय करेगी सीएम कौन होगा। बस फिर क्या, बीजेपी को बैठे बैठाए तंज कसने का मौका मिल गया। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसी ही कमलनाथ की राह में रोड़ा बन रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 में सरकार बनाने का दम भर रही है, लेकिन सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, इसको लेकर कलह जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को स्वाभाविक तौर पर सीएम का फेस माना जा रहा है, लेकिन अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव जैसे सीएम पद के दूसरे दावेदार ये मानने को तैयार नहीं। कमलनाथ के समर्थक उन्हें अवश्य भावी मुख्यमंत्री बता रहे, तो विरोधी गुट कह रहा है कि सीएम कौन बनेगा ये विधायकों की राय पर हाईकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है, मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जब भोपाल आए तो उनके सामने भी यही सवाल उठा कि आखिर कांग्रेस से कौन होगा। इस पर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव तो कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। एक कायदा, हर पार्टी का एक कायदा होता है, वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। उधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ स्वघोषित सीएम फेस बन रहे हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी जो कर ले, बनना किसी को नहीं, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की आ रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच अनबन तक की बात कह रहे हैं। एक वचन के जरूर पक्के हैं वो कि राहुल जी के मामले में पक्के, और इसलिए देश से लेके प्रदेश तक कहीं नहीं दिख रहे वो। कल के धरने में न दिल्ली में थे न भोपाल में थे कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। आइटम बोलने पर राहुल जी ने जब कहा था तब भी उनने खेद नहीं जताया था, अपना वचन निभाया था। जैसे पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई तो चले तो गए बैठक के नाम पर, कहीं बैठक में नजर नहीं आए हों। सीधे सीधे संकेत दिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कि मेरे मतभेद हैं, इस वचन के जरूर पक्के। कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है और कांग्रेस के जो प्रभारी जी हैं उनको ये पता है कि चुनाव लड़ना तो चूंकि एक परंपरा है, तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन उनको पता है कि एमएलए चुने जाएंगे तब तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो चेहरा घोषित करने से क्या होता है। कमलनाथ जी को कोई ख्वाब देखता रहे, सपने देखता रहे, उससे क्या होने वाला है। जन्नत की हकीकत तो जेपी अग्रवाल को पता है। वे जानते हैं सरकार बननी नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो क्या घोषित करना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, सरकार और विपक्ष से ज्यादा अपने में ही लड़ती है। इस लड़ाई का इतिहास पुराना है और उसे इसका खामियाजा भी भोगना पड़ा है। कभी कलह के चलते उसकी सरकारें चली गई, तो कभी जितने नेता उतने गुटों भरते गए। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की ये अंदरूनी खींचतान कहीं फिर तो उसकी राह में बाधक नहीं बनेगी। इस कलह के बीच कमलनाथ की दोबारा सीएम बनने की राह क्या आसान है, और अगर बन भी गए तो इस बात की क्या गारंटी कि फिर 2020 की तरह उनके तख्ता पलट की कोशिश ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। मिशन 2023 के लिए सारे गुनाह माफ, ये बात बीजेपी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि प्रीतम लोधी जैसे नेताओं की घर वापसी से साफ है कि अब बीजेपी भीतर घात और पार्टी लाइन से इतर बयान देने के आरोप में घर बैठा दिए नेताओं को मनाने में जुट गई है। इतना ही नहीं, नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो वहीं कांग्रेस भी बागियों को मनाने में पीछे नहीं है। बाकायदा कांग्रेस ने
जिला प्रभारियों को बागियों को मनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए करो और मरो की स्थिति वाला बन रहा है। दोनों पार्टियां किसी भी हाल में सत्ता पाने की कोशिश में लगी हैं। इसके लिए एक एक वोट सहेजने की तैयारी है। सभी वर्गों को साधा जा रहा है। एक दूसरे के दल में सेंधमारी चल रही है। इसके साथ ही अब उन बागियों को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, जिन्हें बगावत, भीतरघात और दगाबाजी के आरोप में घर बैठा दिया गया था, या फिर पार्टी के लिए उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। कांग्रेस ने तो बाकायदा अपने जिला प्रभारियों को इन्हें मनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सिंस वेरी फर्स्ट डे इस बात के लिए निर्देश दिया गया है कि जब किसी एक को मौका मिलता है और दूसरे की अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसके मन में थोड़ा सा असंतोष आता है। तो व्यक्तिगत असंतोष उतना मायने नहीं रखता। ये हमारे प्रभारी जाके उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं और उनको फिर से सक्रिय कर रहे हैं। कोई उम्र की वजह से, कोई स्वास्थ्य की वजह से घर बैठा है, तो उन लोगों से जाके भी हमारे प्रभारी मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये कवायद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी इसी मुहिम में लगी है। प्रीतम लोधी जैसे नेताओं की घर वापसी कराकर बीजेपी ने भी संकेत दे दिए हैं कि जो भी वोट बढ़ा सकते हैं, सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ये बात दीगर है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बागियों को मनाने की मुहिम पर तंज कस रहे हैं। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। मध्य प्रदेश में 2018 में 1% वोट से भी कम वोट के अंतर से तख्ता पलट हुआ था। इस बार दोनों पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दोनों पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी है। आपकी नजर दोनों पार्टियों के साफ सुथरी छवि और जनाधार वाले नेताओं पर है, खासकर जो बागी बनकर अपने जनाधार का प्रदर्शन कर चुके हैं। बागियों के प्रति बीजेपी और कांग्रेस की अचानक जगे प्रेम की एक वजह शायद ये भी है। देखना ये है कि दोनों पार्टियां अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में कितना कामयाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में मोदी सरनेम की लड़ाई अब ओबीसी तक जा पहुंची है, जहां एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र पर प्रहार बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों का पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को उनके अहंकार की सजा मिली है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया और कहा कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर देश में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उन्हें कोर्ट से सजा मिली, लोकसभा सदस्यता गई और अब सरकारी बंगला भी छिन रहा। कांग्रेस ने इसको लेकर देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उद्योगपति गौतम अडानी और केंद्र सरकार के संबंधों को लेकर उनके सवालों से डरी सरकार ने उन्हें हटाने की साजिश रची है। कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बता रही है। पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी अडानी के जहाज में घूमते थे। जब प्रधानमंत्री बने तब अपने ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप में अडानी साथ जाते थे और जैसे ही सरकारी यात्रा समाप्त होती थी अडानी ग्रुप को बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उस देश से मिल जाता था। एक तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, दूसरी तरफ अडानी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ रिश्ते का प्रश्न चिन्ह उठाया राहुल जी ने। और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राहुल जी को संसद में हम नहीं रहने देंगे। उधर बीजेपी भी इस पर जोरदार पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को उनके अहंकार की सजा मिली है। राहुल गांधी को न राष्ट्र की और न ही राष्ट्र नीति की जानकारी है। वो दूसरे के उकसाने पर कुछ भी बोल रहे हैं, किसी का भी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है
और न राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को ओबीसी के अपमान से भी जोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने ये कहकर कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, कहकर पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। बीजेपी राहुल गांधी के उन बयानों की भी याद दिला रही जिसमें उन्होंने उत्तर भारतीयों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, तो कुछ भी बोल दो। और गाली भी ऐसी कि पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि अब पिछड़ा वर्ग कह रहा है हम ना तो कांग्रेस को माफ करेंगे और ना राहुल गांधी को माफ करेंगे। अब उनके बयान देखिए, पंजाब के युवा नशेड़ी हैं, ये राहुल गांधी का बयान है। उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली में और महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। युवा मंदिर में छेड़खानी के लिए जाते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस भी आक्रामक हो उठी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी देश का धन खाकर भागे नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे घोटालेबाजों का नाम लेकर ओबीसी को उकसाना चाहती है, लेकिन देश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस ने कभी जाति, धर्म और विभाजन की राजनीति ही नहीं की। यहाँ ओबीसी का मैटर कहाँ आ रहा है? मेहुल चौक से कहाँ से ओबीसी है? ललित मोदी कहाँ से ओबीसी है? इवन जो सूरत का एमएलए जिसने ये केस दायर किया था वो कहाँ से ओबीसी है? सैयद मोदी पे कल बात आएगी तो कह दोगे ओबीसी का अपमान है, वो तो मुस्लिम था। राहुल गांधी का संसद से निष्कासन एक बड़ा सियासी मसला बन चुका है। कांग्रेस जिस तरह से इस पर आक्रामक है, उससे साफ है कि वो साल होने जा रहे विधानसभा और अगले साल हो रहे लोकसभा चुनाव में उठाने से चूकने वाली नहीं है। वहीं बीजेपी भी उन्हें ना समझ और अहंकारी साबित करने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। देखना ये है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है और किसके हाथ कितना चुनावी फायदा आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मिशन 2023 से पहले वादों और सौगातों का पिटारा खुलने लगा है। सियासी रण तैयार कर रही कांग्रेस अब मैनिफेस्टो की तैयारी में जुट गई है। एक और कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर चुके कमलनाथ महिलाओं और सामान्य वर्ग के लिए अलग वचन पत्र लाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कस रही है। मैनिफेस्टो पर छिड़ी सियासी जंग पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का मैदान सजने लगा है। वोटर्स को लुभाने दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों ओर से वादों की बारिश शुरू हो गई है। शिवराज सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। शिवराज सरकार के बजट में भी चुनाव पर फोकस रहा, तो अब कांग्रेस भी इसकी काट ढूंढने में लग गई है। कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार कर रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर वचन पत्र समिति की बैठक होने जा रही है। वचन पत्र समिति की लगातार बैठकें चल रही हैं। अभी फिर से एक बैठक है जिसमें जो मीटिंगों में पुरानी जो बैठकें हुई हैं उसमें जो भी चर्चा हुई है, जो बिंदु हैं, लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं, अलग अलग हमारे जो वचन पत्र समिति के सदस्य थे उनको दायित्व दिया गया था कि वो पूरे प्रदेश में हर जिले में लोगों से संपर्क करके और भी संस्थाओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनसे बात करके जो हम मुद्दे ले सकते हैं वचन पत्र में, उसके बारे में फिर से बैठक हो रही है। उसमें सभी नेता लोग रहेंगे उपस्थित। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को वचन पत्र समिति की बैठक की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पुराने वचन पत्र की तारीख बदलकर जारी कर दे, क्योंकि पिछले वचन पत्र का एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बीजेपी नेता कमलनाथ के घर में हो रही कांग्रेस की बैठकों पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। देखो, वचन पत्र समिति की बैठक की जरूरत नहीं है इनको। ये पुराने वचन पत्र की तारीख बदल के जारी कर दें। एक भी मांग पुराने वचन पत्र की पूरी ही नहीं की, तो इसमें क्या करना है उनको? तारीख बदले।
ज्यादा से ज्यादा ऊपर का पोस्टर बदल दें और जारी कर दें। सारी बैठकें कांग्रेस की कमलनाथ जी के बंगले पर ही होती हैं, पीसीसी में कोई बैठक नहीं होती। मेरे को लगता है थकान हो जाती होगी पीसीसी तक आते आते। पूरी कांग्रेस बैठ गई इस चक्कर में और खड़े होने की संभावना नहीं है। वचन पत्र की बैठक भी घर पर ही है, ऐसे वचन पत्र भी मुझे लगता है बंगले पे ही बैठ के पूरा करेंगे। बीजेपी के इस तंज पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने 2018 में जो जनता को वचन दिए थे वो पूरे किए गए थे, जनता की चुनी सरकार गिरा दी गई। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 2023 के वचन पत्र में भी जो वादे करेगी उन्हें पूरा किया जाएगा। समय समय पर स्थितियां बदलती हैं, हर चीज की स्थिति बदलती है, तो सभी से चर्चा जारी है कि आगे भविष्य में हम लोग और क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 और 18 सालों में बिगाड़ा करा है मध्य प्रदेश का, जनता को उनसे क्या उम्मीद थी और जो वो नहीं कर पाए हैं, हम सब वो बातें जो जनता हमें बताएगी हम उसको पूरा करने की दिशा में अपना वचन पत्र तैयार करेंगे। 2018 में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए थे। इसमें 2 लाख तक का कर्ज माफ करने, युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता, 100 रुपए में 300 यूनिट तक बिजली, हर गांव में गौशाला जैसे ऐलान थे। इनमें कर्ज माफी कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। हालांकि सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा पाई। 2023 के लिए भी कांग्रेस लंबा चौड़ा वचन पत्र लाने की तैयारी में है। कांग्रेस इस बार 2 वचन पत्र तैयार कर रही है। एक सामान्य और दूसरा वचन पत्र महिलाओं के लिए समर्पित होगा। इसे प्रियदर्शनी वचन पत्र का नाम दिया जाएगा। कांग्रेस ने वचन पत्र के लिए 10 उपसमिति बनाई हैं। इन उपसमितियों को अलग अलग विभागों, वर्गों की जिम्मेदारी दी गई है। ये समितियां अपने अपने विभागों, वर्गों की जानकारी बिंदुवार ढंग से देंगी। इन समितियों की जानकारियों के माध्यम से घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार होगा। देखना ये है कि कांग्रेस की ये कवायद कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एमपी विधानसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर अब सिंधियों पर है। बीजेपी के साथ आरएसएस भी चुनावी पिच तैयार कर रही है। भोपाल में आरएसएस ने पहली बार भारतीय सिंधु महासभा और सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल हुए। वहीं चुनावी साल में सिंधियों के हित में सीएम ने कई बड़े ऐलान किए और सिंधी समाज को अपनी ओर झुकाने की पूरी कोशिश की। क्या रहा ऐलानों में खास, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की एक एक वोट पर नजर है। ऐसे में वो वर्ग भी अहम होते जा रहे हैं जो अब तक उपेक्षित माने जा रहे थे। इसी कड़ी में बीजेपी ने सिंधी वोटों को साधने की कोशिश की है। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में सिंधियों की सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें सिंधी समाज के त्याग का जिक्र करते हुए उन्हें हिंदुत्व के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली कौम कहा गया और साधने की पूरी कोशिश की गई। उसने सिंधु और सिंध का सहभाग रहा है। आज भी वो आम लोगों की ओर से होना पड़ेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंधी समाज के हित में कई अहम ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कंवरराम और शहीद हेमू कालाणी की जीवनी सिलेबस में शामिल की जाएगी। अगले महीने से सिंधु दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सिंधु दर्शन के लिए 25,000 रुपए प्रति तीर्थयात्री अनुदान दिया जाएगा। सिंधी साहित्य अकादमी का बजट बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाएगा। मनुआ भान की टेकरी पर हेमू कालाणी की प्रतिमा लगाई जाएगी। जबलपुर, इंदौर में सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों में हेमू कालाणी की प्रतिमा लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में सिंधी संस्कृति का संग्रहालय बनेगा। 1614 वर्ग फीट के मकान को 1% मूल्य पर पट्टा मिलेगा।
सिंधी समाज के लोगों की दुकानों का भी पट्टा वैध किया जाएगा। समाप्त हो जाए तो होता है, ये नहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। आपने कहा उनकी और अमर शहीद भगत कमरनाथ का जीवन परिचय पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए। मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में इनके जीवन चरित्र सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी हमारे भाई बहन या बेटे बेटी हिंदू दर्शन के लिए जाएंगे, 25,000 रुपया अनुदान किया जाएगा। एक और बात मैंने कही, प्रदेश के सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों के मुख्य मार्ग हो के नाम अमर बलिदानी हम के नाम पर हमने किया। उनके जन्म दिवस के अवसर पर भोपाल में ममता भाटी पर अमर शहीद हम की प्रतिमा लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में सिंधियों को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। इसकी एक वजह शायद बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, जिनका दशकों तक पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा स्थान रहा है। लेकिन बाद में सिंधी समाज बीजेपी से दूर होने लगा। बीजेपी फिर सिंधी वोटों को साधने की कोशिश में लगी है। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ सिंधियों के वोट लिए हैं, उन्हें कुछ दिया नहीं है, इसलिए अब वो उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। सिंधी समाज का इवेंट मैनेजमेंट चुनाव के लिए 18 साल से मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे, तब सिंधी समाज की याद क्यों नहीं आई? पट्टे पहले हो सकते थे, केवल चुनाव में वोट लेते रहे। पिछली बार सिंधी समाज विमुख हुआ, तब इनको याद आई कि नहीं, ये समाज भी विरोध में जा सकता। 21,000 घोषणाएं पहले उनके नाम से हैं। ये सब चुनावी मैनेजमेंट है, लेकिन चुनाव में सरकार बीजेपी की बनना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, और जितनी भी घोषणाएं हो रही, उनका कहना है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मध्य प्रदेश की कई शहरी विधानसभा सीटों में सिंधी वोट चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बीजेपी 2023 में अपना वोट बैंक 51% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए वो एक एक वोट सहेजने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति तैयार कर रही है। भोपाल में सिंधी समाज का सम्मेलन तो सामाजिक था, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम शिवराज सिंह चौहान की इसमें मौजूदगी के जरिए बीजेपी ने सिंधी समाज को साधने की पूरी कोशिश की है। देखना ये है कि बीजेपी इसमें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस योजना का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। एक ओर सत्ता पक्ष योजना को राज्य सरकार की उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं विपक्ष पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के संधारण और नवीनीकरण में देश का अग्रणी राज्य बना है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 5436 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण कार्य किया गया। इसको लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बता रहा है। गांव के जीवन में परिवर्तन लाने का एक बड़ा माध्यम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। कछार से पेंडरवा इस रोड का उन्नयन हुआ और उन्नयन होने के बाद लोगों में बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री जी ने जनकराम धीवर जी के उस वीडियो को जो खुशी जाहिर की है, मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। श्रेय की सियासत में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब इस योजना को लेकर बजट में प्रावधान सीएम भूपेश बघेल ने किया है, तो श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों दिया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर छत्तीसगढ़ अग्रणी है, तो इसका श्रेय प्रदेश की सरकार को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब वो हमारी सरकार के कामों को भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये उनकी कृपणता है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में छत्तीसगढ़ बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की
द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, क्रियान्वयन करने की क्षमता है, तो उन्हें धन्यवाद मुख्यमंत्री को देना चाहिए। देश में 18 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पे भी ये स्थिति नहीं बनी। छत्तीसगढ़ की सरकार अपना राज्यांश का पैसा दे रही है, बेहतर क्रियान्वयन कर रही है, तब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क आज देश में सर्वोत्तम स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस चीज़ को सिर्फ प्रधानमंत्री को क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको जान रही है कि इस सारे के सारे काम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार कर रही है, और राज्य सरकार इसमें एक बड़ा हिस्सा देती है, तब ये बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां तक योजना की बात की जाए तो जाहिर है कि योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन राज्य में बजट के प्रावधान के बाद सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। अब राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में श्रेय किसके पाले में जाता है ये आने वाला समय ही बताएगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।